कल हम लोगों ने देखा था त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्र में, ये देखा था ना, कन्नौज का इसमें 3 राजा थे, बताया था हमने। 3 राजवंशी थे, महा राजवंश जो थे, कौन कौन से थे आपके? प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार थे, ठीक है। पाल थे और ये 3 राजा आपके थे। इन तीनों ने पहले इनकी क्या, कौन सा वंशराज था? यहाँ कौन सा? नहीं, धर्मपाल थे, गोपाल संस्थापक थे। क्या थे? पारवंश के संस्थापक थे, ठीक है। गोपाल क्या थे? पारवंश के। लेकिन ये धर्मपाल ने इसमें भाग लिया था। इस क्यों थे? ध्रुव थे, ठीक है। इनका संघर्ष लगभग लंबा समय तक चला और 6-7 चरणों में चला इनका। बाद में क्या होता है? गुर्जर प्रतिहार उसमें क्या होते हैं? जीत हासिल करते हैं और कन्नौज पर अधिकार करते हैं। कन्नौज एक समृद्धशाली क्या था? राज्य था और उस पर हर कोई अधिकार करना चाहता था अपने समृद्धि के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये देख चुके थे। इस पर हमने कहा था आप लोग को एक बार पढ़िएगा, वर्धन काल, जो वर्धन है, हर्षवर्धन, पुष्यभूत वर्धन के साथ, मतलब कौन संस्थापक कौन थे? पुष्यभूत थे, नहीं, संस्थापक कौन थे? पुष्यभूत ही थे, ठीक है। उनके बाद आपके प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन, फिर हर्षवर्धन, ठीक है, ये आते हैं, क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? सल्तनत काल। इसका बाद आप पूरा इतिहास कंप्लीट करते करते प्राचीन करते हम आएंगे कहां पर? सल्तनत काल। इसमें कौन कौन से थे रहा सल्तनत में? स्टार्टिंग से गुलाम वंश, जिन्हें मामलुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामलुक भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? खिलजी वंश आता है। इसके बाद फिर आपका लोधी वंश आता है, ठीक है। यानी इनका ये भी गुलाम वंश था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। लेकिन इनकी वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या था, इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को राजा की उपाधि नहीं दी थी। ये एक सिपह सालार के रूप में थे, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश इनका जो गुलाम और इनका दामाद भी था वो, ठीक है। वो बाद में क्या था, अपने आप को बादशाह की उपाधि देता है और अपने आप को खलीफा खलीफा से अपने प्रमाणित करवाता है, अपने आप को सम्राट घोषित करवाता है, ठीक है। इसलिए वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये जैसे इल्तुतमिश भी यहाँ से चलते हैं गुलाम वंश में, अगर हम तो तुगलक वंश, उसके बाद आपका कौन आता है? आराम शाह, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश, हाँ, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद आपका रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, उसके बाद फिर आपका मसूद, ठीक है, फिर बलबन, फिर कैकुआबाद और कैमुरशाह, ठीक है। ये इनका एक वंशली चलती है अपना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका खिलजी वंश आता है। जलालुद्दीन खिलजी ने उसको स्थापना की थी। सबसे बढ़िया अलाउद्दीन खिलजी इसका फेमस, मतलब प्रसिद्ध राजा, मतलब जो थे। उसके बाद आपका तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, ठीक है। इसमें सबसे बेहतर नाम आता है फिरोज शाह तुगलक का, जिसका आता है
हाँ हाँ, और इन्होंने नहरों का क्या किया, नहरों बनवाए, नहर बनवाए, और शहर की स्थापना कौन से शहर बनाया करते हैं, जौनपुर। किसकी याद में बनाया था, हाँ जोना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक के याद में इन्होंने बनाया था। क्लियर है। उसके बाद फिर सैयद वंश आता है, इसकी स्थापना किसने की थी, खिज्र ने किया था। ठीक है। इसके बाद फिर आपका लोधी वंश आता है, लोधी वंश में बहलोल लोधी ने किया था। और लास्ट में इसका करान की लड़ाई होती है, करान की होती है पानीपत की, पानीपत की होती है, कौन सी होती है, 1526 में होती है। किसके साथ होती है, बाबर के साथ होती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मतलब लोधी वंश समाप्त हो जाता है, फिर क्या शुरू होता है, मुगल वंश की स्थापना होती है। ठीक है। मुगल वंश की स्थापना होती है, मुगल वंश में पहले क्या आते हैं, बाबा आते हैं। ये ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, 15 से 26 से लेकर आपके 20 तक रहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके हिमालय आते हैं, ये भी आपके होते हैं, लेकिन इनका भी जीवन काल कैसा होता है, मतलब भाग दौड़ वाली होती है। ठीक है। भाग दौड़ मतलब, फिर इसके बाद बीच में शेषासुरी आते हैं और इनके साथ लड़ाई होती है किसकी, 1539 में, 1539 में होती है। कौन सा, चौसा का होता है। फिर 1540 में किसका होता है, कन्नौज का होता है। ठीक है। फिर ये अपना निर्वासित जीवन जीते हैं। उसके बाद फिर 1555 में फिर आते हैं आक्रमण करके, तब तक शेषासुरी का क्या होता है, डेथ हो जाती है। उसके बाद आते हैं, फिर करते हैं, फिर उसके बाद 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, जिसमें अकबर, ठीक है, उनके साथ होता है। उसके बाद फिर अकबर यहाँ आते हैं हमारे के बाद। इसके बाद कौन से आते हैं आपके, जहांगीर, जिन्हें क्या कहते हैं, सलीम भी कहा जाता है। इसके बाद आपके शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब। ठीक है। ये आपका मुगल वंश, ठीक है, यहां तक चलता है। लेकिन देखा जाए तो आपका कितने शासक हुए, 1 2 3 4 5, ये जो 5 शासक हैं ये लगभग कितने 150 साल तक शासन करते हैं। कितने साल तक, हाँ, यहां से मतलब देखा जाए अगर इनकी मृत्यु कब होती है, 1707 में होती है, और उधर देखा जाए 1556-55 का देखा जाए। ठीक है। तो वहां से मतलब 150 शासन, 100 साल तक शासन करते हैं। ये इतना ज्यादा इनका मतलब अपने आप को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से अपने आप को व्यवस्थित किए रहते हैं किस तरह। लेकिन इसके बाद जैसे ही मुगल का उत्तर काल आता है, नहीं उत्तर मुगल कालीन होता है, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब कि उनका बहुत कम समय तक ही वो शासन कर पाते हैं, लगभग 9। हाँ। इसके बाद क्या आता है, पहले बहादुर शाह फर्स्ट आते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके क्या होते हैं, बहादुर शाह के बाद जहांदास आते हैं, फिर आपके फारूक सियार आते हैं। इसके बाद मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बीच में आते हैं शाहजहां करके आते हैं, थर्ड करके आते हैं। ठीक है। तो वो कोई मतलब नहीं है, वो 1 साल या 6 महीने के रहते हैं। आलम द्वितीय, फिर उसके बाद अकबर द्वितीय, फिर लास्ट में आपके बहादुर शाह जफर। ये आपका ये उत्तर मुगल कालीन है। क्लियर है। आप लोग एक नजर में अगर देखेंगे तो बढ़िया से कर सकते हैं ना इसको। आप हमने बताया प्राचीन काल से, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के हम लोग कहां तक आए, उत्तर मुगल कालीन। यानी हमें 250 शब्द में लिखना होगा, तो थोड़ा 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 करके इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लिख कर
अगर एक का पूछेगा तो एक का भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं इनके इनके काल में हमारे उत्तर प्रदेश में क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अकबर के समय में क्या हुआ, जहांगीर के समय में कहाँ हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश ज्यादातर ये लोग कहाँ थे, अवध के क्षेत्र में तो थे, ज्यादा प्रभाव कहाँ डालते थे, इसी रीजन में करते थे। इसलिए इन लोगों को हमको इतिहास में रखना पड़ रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं ब्रिटिश काल। क्या कहते हैं, ब्रिटिश काल में आते हैं। 1757 की लड़ाई, क्योंकि 1700 कौन सी लड़ाई थी, प्लासी की। लेकिन इससे हमारा क्या था, कहाँ प्लासी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है नहीं ना, ये कहाँ पर है, आपके बंगाल में है। ठीक है, वहां पर हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद 1764 बक्सर की लड़ाई होती है। ठीक है, उसके बाद फिर अंग्रेजों का क्या होता है, उसमें स्थापत्य शुरू हो जाता है। ठीक है, बक्सर की लड़ाई में आप देखेंगे तो अवध के नवाब भी थे उसमें। ठीक है, बंगाल के नवाब भी थे, मुगल के बादशाह भी उसमें थे। ठीक है, तो वो सब इसमें सम्मिलित थे। इसलिए अवध के नवाब की वजह से हमको इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, किसका प्रभाव क्या क्या पड़ा, कि हम यहाँ से देखेंगे 1757 से 1764 लेकर, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 1800 100 साल बाद 1857 की क्रांति। इसका बारे में आप लोग तो जानते होंगे, 1857 की क्रांति जो हमारे उत्तर प्रदेश में को ज्यादातर प्रभावित किया। ठीक है, जिसमें इसकी शुरुआत कहां से हुई थी आपकी, शुरुआत में देखा जाए तो बैरकपुर। ठीक है, लेकिन क्रांति आपकी मेरठ से शुरू हुई थी। लेकिन इसकी जो चिंगारी थी वो कहां से थी, बैरकपुर के तो थे मंगल पांडे, नाम सुना आप लोग को, 34वीं रेजिमेंट के थे वो। उन्होंने जो कारतूस दांत से निकालने वाला था, जो उसमें गाय और सुअर की चर्बी का वो तत्कालिक कारण धार्मिक कारण था। ठीक है, उसकी वजह से वो चीजें हुई और उन्होंने क्या हुआ, वहां के एक जनरल को उन्होंने गोली मारी। ठीक है, उसके बाद उनको 29 मार्च को उनको फांसी दी जाती है। उसके बाद फिर अप्रैल में क्या होता है, 10 अप्रैल को 1857 को मेरठ से क्या होती है, क्रांति शुरू होती है। उस पैदल टुकड़ी होती है, शुरू करती है और वो जाके क्या करती है, विरोध करते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। और बादशाह शाह जफर क्या करती है, को बादशाह अपना घोषित कर देती है। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे हर क्षेत्रों में क्या था, जैसे मान लो इलाहाबाद को ले लें हम, लखनऊ को ले लें हम, कानपुर को ले लें, झांसी को ले लें, ठीक है, फैजाबाद को ले लें, इस सब में क्रांति की शुरुआत होती है। लेकिन ये क्रांति ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। इसका रीजन क्या था, एकता नहीं थी, जागरूकता नहीं थी, नेतृत्व नहीं था उनका, किसी एक के हाथ में नेतृत्व नहीं था, हाँ स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। ऊपर से हमारे जो देशी राजा थे वो क्या थे, उसको साथ नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, इनके विपरीत अंग्रेजों का कुशल नेतृत्व था। ठीक है, उनके पास संचार की व्यवस्था थी। तो ये सब चीजें थी, इसलिए हमारा क्या हुआ, 1857 क्या दीजिए विफल हो गए। ठीक है, असफल हो गए। क्लियर है, तो ये हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे। ठीक है, ऐसे ना, चलिए सल्तनत काल लिखिए, इतना समझ में आएगा ना आप लोग, सल्तनत काल थोड़ा थोड़ा लिखिए। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत दिल्ली सल्तनत से होती है। दिल्ली सल्तनत से होती है।
जिस पर कुल 5 वंशों ने शासन किया। कौन कौन से 5 वंश हैं? जुबान पे याद होना चाहिए आप लोगों के, ठीक है। क्लास लेते समय ही क्या करना है आप लोग को, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक सिस्टमेटिक तरीके सीक्वेंस में, और इनका सन भी देखना, हमने सन नहीं लिखा है लेकिन आप लोग सन भी देखिएगा। मतलब गुलाम वंश का कब से कब तक था, खिलजी वंश का कब से कब तक था, ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, प्रीलिम्स में, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश इन सभी वंशों के शासन के प्रभाव में रहा है। बारह सौ 6 ईस्वी में 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के गुलाम इतुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। इसे गुलाम वंश या मामलुक वंश भी कहते हैं, क्योंकि मामलुक देता है भूल जाएंगे आप लोग। इसे गुलाम वंश या मामलुक वंश भी कहते हैं। इसके बाद गुलाम वंश के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुआ। इल्तुतमिश ऐबक से पहले ही अपनी दास्ता से मुक्त हो गया था। क्या सीता उत्तराधिकारी इल्तुतमिश। इसके बाद इल्तुतमिश उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुआ। इसके बाद उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुआ। ऐबक से पहले इल्तुतमिश अपनी दास्ता से मुक्त हो चुका था। ऐबक कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा। ऐबक कभी भी बादशाह की उपाधि धारण नहीं की। अच्छा ध्यान रखिएगा, कभी कभी देखिएगा सल्तनत काल में जो था वहां के राजा अपने आप को क्या कहते थे? सुल्तान कहते थे। बादशाह कब वहां आया जाता था? यहाँ पर। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। क्या बादशाह नहीं, वो सिर्फ शब्दों का है, ठीक है, मतलब वही है, जैसे राजा हो गया, बादशाह हो गया और सुल्तान, ठीक है। लेकिन वो क्या कहते थे? ये लोग अपने आप को सुल्तान कहते थे, ठीक है, क्योंकि वो गुलाम था।
और उसको भी क्या अभी खलीफा से क्या हुआ थे, परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने परमिशन बगदाद के खलीफा से ले लिया था। इसने अपने आप को क्या किया, उसने तुरंत सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, देखिए इसमें उपाधि धारण नहीं थी, अपने आप को सिपह सालार कहता था। उसके आगे लिखिए, अपने आप को सिपह सालार कहता था। जबकि इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। जबकि इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश ने सल्तनत को सुदृढ़ किया, मजबूत किया और प्रशासन की सहायता हेतु प्रशासन की व्यवस्था हेतु एकता व्यवस्था स्थापित की। इक्तादारी, ये सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। जिसने सिक्के चलवाए, जिसने सिक्के चलवाए। इनके दो सिक्के थे, कौन कौन थे, जीतल और टका। चांदी के सिक्कों को टका, चांदी के सिक्कों को टका एवं तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। ठीक है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन से चांदी का सिक्का है और कौन सा तांबे का है, कौन सा सोने का है। सोने का तो आगे चल के, ठीक है। यानी जीतल किससे हो गया, तांबे का हुआ ना, टका चांदी का हुआ, ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है। इल्तुतमिश ने चालीसा दल इल्तुतमिश ने तो नहीं, अरे चालीसा दल की स्थापना की। चालीसा दल एक संगठन था 40 जनों का, जो देखते थे वो लोग पूरा संगठन को, ठीक है। पूरे प्रशासन को संभालने के लिए ये गठन किया गया था, देखने के लिए इसको, ठीक है। इसके बाद गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बर्बन था। इसने चालीसा दल को समाप्त किया। इसको तुर्काने चहलगानी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चालीसा दल को
तुर्कानी, चहलगानी। चहलगानी। एक बार मिलेगा मौका फिर पढ़ने का आप लोगों को, जब हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है। सब चीजें पूरा डीप में पढ़ाएंगे सर, तो पूरा मिलेगा आपको, ठीक। इसके अलावा बलबन ने राजत्व के दैवी सिद्धांत को, राजत्व के दैवी सिद्धांत को कठोरता से लागू किया। दैवी सिद्धांत को कठोरता से लागू किया। इसकी नीति लौह एवं रक्त की नीति थी। पूछा जाता है लौह एवं रक्त की नीति किसकी थी, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है किस राजा की या किस सुल्तान की थी। किसकी थी आपके? बलबन की थी, ठीक है। दैवी राजत्व का सिद्धांत पूछा जाता है, किसकी थी? ये भी बलबन की थी, ठीक है। क्लियर है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र लगभग अधिकांश क्षेत्र प्रारंभ से सल्तनत के अंग रहा है। सल्तनत का अंग रहा है, जिनमें कड़ा, बदायूं, जिनमें कड़ा, बदायूं, संभल आदि। हाँ हाँ वही अलाउद्दीन खिलजी वाला, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए वो सब चीजें इसमें सम्मिलित हो जाएंगी, ठीक। संभल आदि क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद हम लोग तुगलक वाला देखेंगे, खिलजी वाला में, ठीक है। तुगलक वाले में क्या होता है? तुगलक वंश के समय ही क्या होता है? जौनपुर की स्थापना होती है। कौन करता है उसकी स्थापना? फिरोज शाह तुगलक करता है। किसकी याद में करता है वो? जौना खां यानी फिरोज शाह मोहम्मद तुगलक के याद में करता है। बाद में फिर वो क्या होता है? जौनपुर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कौन सी स्थापना होती है वहां? सरकी वंश की होती है। किसकी होती है? सरकी वंश की होती है, ठीक है। क्या करता है? स्वतंत्र हो जाता है वो इस क्षेत्र से, तो सरकी वंश की होती है। उसका स्थापना कौन करता है? मलिक सरवर करता है। कौन करता है? मलिक सरवर, ठीक। तो मलिक सरवर करते हैं और उसकी मतलब हमारे स्थापत्य कला में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जैसे हम जौनपुर का देखें, अटारा मस्जिद, क्या नाम सुना है? ये जौनपुर में है। अटारा मस्जिद हो गया आपका, झजरी मस्जिद हो गया, उसके बाद आपका लाल दरवाजा हो गया। ये सब कहाँ पर है? ये जौनपुर पे है, ठीक है। ये वहां का स्थापत्य कला, वास्तुकला हमारे देखने में मिलेगा। पढ़ेंगे जब वास्तुकला पढ़ेंगे तो ये चीजें उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने मौर्य काल का पढ़ा और गुप्त काल का पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे ही इनका भी हम लोग देखेंगे वहां पर। क्लियर है? तो लिखिए, जौनपुर की शहर की स्थापना
जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा गोमती नदी के तट पर, देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ मिल गया, 3 का आंसर मिल गया। क्या हुआ? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की है। ठीक है, ये किस नदी के तट पर है? गोमती नदी तट पर। यानी कई क्वेश्चन के आंसर मिल जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए, पढ़ते समय सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पूछा जाता है कि ये शहर दिया, उसके बगल में आपका नदी दे दिया, मिलान करने के लिए आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हर चीज को पढ़िए बेहतर तरीके से। ज्योग्राफी भी पढ़िए, इसी हिस्ट्री भी पढ़िए, इसी में यूपी पढ़िए, सारा पढ़िए। ठीक है, नदी के तट पर अपने भाई जोना खां, जोना खां किसे कहते थे? हाँ, तो ही लिख दीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक को जोना खां कहते थे। ठीक है, ये बहुत पढ़ा लिखा शख्स था। समय से पहले कहा जाता है कि समय से पहले पैदा हो गए थे। सांकेतिक मुद्रा हम लोग यूज करते थे, उस समय वो किया था वो। ठीक है, उस समय उन्होंने किया था, अभी हम लोग इस टाइम यूज करते थे, उस समय से पहले आ गए थे वो। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि याद में की जौनपुर की स्थापना उनकी याद में, किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की। जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना का श्रेय नहीं होता, श्रेय देना, का श्रेय ख्वाजा जहां मलिक सरवर को जाता है। जिसे सरकी वंश भी कहा जाता है। सरकी वंश भी कहा जाता है। जौनपुर के सरकी वंश का महानतम शासक इब्राहिम शाह था। इसके काल में इब्राहिम शाह, हाँ नहीं लिखना रहा है। इसके काल में कला, साहित्य, एवं स्थापत्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। जिसके कारण जौनपुर को सिराजे हिंद की संज्ञा दी गई। सिराजे हिंद पूछा जाता है, इस शहर को कहा जाता है? सिराजे हिंद की संज्ञा दी गई। इसके ही समय में अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ। जौनपुर का अंतिम शासक
हुसैन शाह था, हुसैन शाह। जौनपुर का अंतिम शासक हुसैन शाह था। इसके बाद बहलोल लोधी ने इसे हराकर क्या किया था, लोधी वंश की स्थापना की थी। किसको हराया था, हुसैन शाह को पराजित करके अपना लोधी वंश की स्थापना की थी। अब देखिए इसमें कई क्वेश्चन आ गए हैं आप लोग को, जो मैंने लिखाया है। तो उसका भी पूछेगा टाला मस्जिद कहाँ किस जगह स्थित है, तो आप लोग बता देंगे। क्लियर है, बताएंगे कहां पर है, जौनपुर में है। सिराज हिंद किसे कहा जाता है, जौनपुर कहा जाता है। सरकी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, हुसैन शाह था। सरकी वंश की स्थापना किसने की थी, मलिक सरवर ने की थी। ठीक है, सरकी वंश किसी की थी, मलिक सरवर ने की थी। ख्वाजा जहां किसे कहा जाता था, मलिक सरवर कहा जाता था। जौनपुर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, कितना क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, इसलिए बेहतर तरीके से उसको देखिए, आपके प्रीलिम्स के लिए भी काम आएगा और मेरे से लिखते समय जौनपुर के बारे में लिखते समय भी आपके काम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद सैयद वंश और लोधी वंश, लोधी वंश या सैयद वंश। इसके बाद लोधी वंश एवं सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत के बचे हुए भाग पर शासन किया, दिल्ली के सल्तनत के बचे हुए भाग पर शासन किया। बहलोल लोधी ने क्या हुआ, बहलोल लोधी ने इसके बाद बहलोल लोधी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, सिकंदर लोधी। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सिकंदर लोधी था। इसने ही 1504 में इसने ही 1504 में क्या किया था, सिकंदर लोधी ने 1504 में क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोधी ने किया था। इसके पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोधी, इब्राहिम शाह की उपाधि से, इब्राहिम लोधी इब्राहिम शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठा, गद्दी पर बैठा।
जिसके बाद इसकी लड़ाई पंद्रह सौ छब्बीस में पानीपत में बाबर से हुई। पानीपत की विजय के साथ ही पानीपत की विजय के साथ ही बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। ठीक है, नींव मतलब स्थापना की। ठीक है, बाबर आते हैं, पानीपत की लड़ाई लड़ते हैं 1526 में। इसके बाद और लड़ाइयां लड़ते हैं। कौन कौन सी लड़ाई लड़ती है? इसके बाद इन्होंने खानवा की होती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद घाघरा होता है। ठीक है, इसके बाद इनका फिर मर जाते हैं ये। ठीक है, इसको याद करने कोड है, पिया खाया चल दिया और मर गया। ठीक है, कैसे करते हैं? पानी पिया, खाना खाया, चल दिया और घर चल दिया और मर गया। तो ये भूलेगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, इस तरह ये 4 लड़ाइयां इन्होंने लड़ी थी। ठीक है, 1526, 27, 28, 29। सीक्वेंस से ध्यान रखिएगा इस लड़ाइयों का, भूलेगा नहीं। 26, 27, 28 और ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसके बाद आपके हुमायूं आते हैं। मैंने बताया था हुमायूं शासन करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? इनका भाग्य साथ नहीं देता है। शेरशाह सूरी से इनका क्या होता है? लड़ाई लड़की पंगा होता है, फिर इनका निर्वासित जीवन जीना पड़ता है। 2 लड़ाइयां इनकी फेमस थी। कौन कौन सी आपकी? चौसा की लड़ाई और किसका? कन्नौज की। कन्नौज को भी क्या कहते हैं? बिलग्राम भी कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बिलग्राम भी कहते हैं। बिलग्राम की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई, फिर आपकी चौसा की लड़ाई। ठीक है, ये लड़ाइयां होती हैं। फिर बाद में 1555 में आते हैं वो अपना, फिर वो वापस आते हैं। तब तक शेरशाह सूरी का क्या होता है? मृत्यु होती है। उसके बाद वो आते हैं, फिर अपना दिल्ली पर शासन करते हैं। मुश्किल से 1 साल जीते हैं, फिर वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। फिर इसके बाद आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। अकबर उस समय कम एज की थी उनकी, वहां से फिर शुरू होता है 1556 से। अकबर का कार्य शुरू होता है और लंबा चल जाता है 1600 कहां तक? 500 तक जाता है। उसके बाद फिर जहांगीर आते हैं। ठीक है, उनका भी 1628 के समथिंग जाता है। फिर 1628 से शाहजहां आते हैं, उनका भी 1657 में वही धर्मत का युद्ध होता है जब औरंगजेब के साथ। ठीक है, वहां लड़ाई चलती है। उसके बाद 1658 से लेकर आपका औरंगजेब का 1707 तक चलता है, लंबा खासा। तो ये इनका भी है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें भी लिख लीजिए ताकि इतिहास में भी आ जाए। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा थोड़ा। मुगल वंश की स्थापना जिसे प्रॉपर वे चल रहा ना कि आपको इतिहास लिखना हो उत्तर प्रदेश का, तो शुरू से लेकर प्राचीन से लेकर आप आधुनिक तक आ सकते हैं। इसका एक होता ना, रास्ते में रुकावट ना होनी चाहिए। अपना धीरे धीरे ऐसे चलते रहिए, बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। आप बड़ा है तो बड़े में रखिएगा, छोटा है तो इसको कंफ्यूज करके छोटे में रख लीजिएगा। ठीक है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। इसने भारत में प्रथम तुलगमा पद्धति, तुलगमा तुलगमा पद्धति
तथा उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया गया। ये लड़ने की पद्धति होती है। हाँ, कहा जाता है और है भी, ठीक है। तो किसके पहले वो चीजें नहीं थी। हाँ हाँ, और बाद में ये खानवे की लड़ाई में वो जिहाद का नारा भी देता है वगैरह, ठीक है। ये होता है, अक्सर होता है धार्मिक उन्माद को ज्यादा जज्बा के अंदर जज्बा पैदा करने के लिए उनके अंदर से सोचने की क्षमता क्या होता है, शक्ति खत्म कर देता है। जैसे हमारे प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, हिटलर के समय उसने भी क्या किया था, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी और एक अंदर जोश पैदा करने के लिए कुछ भी बोल सकता था वो लोग। हाँ, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सब चीजें लेकर वो उन्माद पैदा करता ताकि वो लोग आगे बढ़े और लड़ाई करें, ठीक है। सब चीजें बोलते हाँ हमारा ही वर्चस्व होना चाहिए। तो वही भी इसमें खाना युद्ध में भी उसने बाबर ने यही यूज किया था कि ये जिहाद है, ये उसके खिलाफ है, तो सब लोगों ने आगे बढ़ के लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। आगे समझे। इसके बाद इन्होंने आगरा को अपना केंद्र बनाया। पंद्रह सौ सत्ताईस में बाबर द्वारा राजपूत शासक राणा सांगा के बीच में खानवा की लड़ाई लड़ी गई। खानवा, इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा करते हुए शराब पीने व बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। और उन पर लगने वाले कर को भी समाप्त कर दिया। कर जो उनके सैनिकों पर जो टैक्स लगता था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। यानी इनकी इतनी हालत खराब थी कि हारने वाले कंडीशन में थे। इसने क्या किया, जो भी वहां वाइन थी, शराब था, उन्होंने उस पर पीने और बेचने पर भी क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा, ताकि ये लोग पीकर मस्त ना हो जाएं लड़ने में। इसलिए उसको भी बंद कर दिया और जो भी उन पर टैक्स लगता था उसको भी उन्होंने कहा कि आप लोग का माफ है। इनके बाद ये लोग क्या होते हैं, फिर दोबारा अटैक करते हैं और क्या करते हैं, वो जीत हासिल करते हैं, ठीक है। हाँ, सब कुछ यानी इनकी परिस्थितियां बहुत खराब हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने इस तरह का नारा दिया, बाकी चीजों को दिया और अपना कर दिया। और इसी विजय में ही इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की थी। तो थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, टैक्स यानी कर समाप्त कर दिया। जिसके बाद इन सभी कदमों यानी कदम उठाने से इनको विजय प्राप्त होती है।
इस विजय के पश्चात बाबर को यानी बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इस विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अब देखिए इसमें कितने क्वेश्चन बन गए आपके। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितने क्वेश्चन बन गए आपके। पहले बात मुगल की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई, 26 लड़ी गई। किनकी किनकी बीच लड़ी गई, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ी गई, ठीक है। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ, कब हुआ, 1527 में हुआ। किसके बीच हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। इसमें इन्होंने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। पूछा था किस युद्ध में इन्होंने जिहाद का घोषणा की थी, किसमें किया था, खानवा के युद्ध में किया था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है, हो गया। और फिर इसके बाद कौन सा होता है, फिर आपका चंदेरी होता है, फिर इसके बाद आपका घाघरा। तो ये इतने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गए, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना आपको, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी और मेंस में थोड़ा सा लिखते हुए आगे निकल जाना है। चलिए अगला लिखिए, हुमायूं। बाबर के बाद इनका उत्तराधिकारी बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। इसके सबसे प्रबल शत्रु अफगान थे। अफगान के इसने 1532 में दौराहा के युद्ध में, दौराहा दौराहा के युद्ध में महमूद लोधी के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। महमूद लोधी सफलता प्राप्त की। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में, उसके लिए चौसा युद्ध 1539, क्वेश्चन आगे लिख दीजिएगा। चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ये कैसे याद रहेगा, चौसा के युद्ध 1440, ठीक है। तो मतलब उल्टा करिएगा, उससे एक दिन कम कर लीजिएगा, 1539 ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कन्नौज आपका 40 रहेगा, दो युद्ध थे अगल बगल शायद में, ठीक है। चौसा और कन्नौज 1539 और 1500, ठीक है। 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद गंगा के तट पर स्थित बिलग्राम, बिलग्राम कन्नौज भी कहते थे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करना है, कन्नौज, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में
हुमायूं शेर शाह से पूरी तरह हार गया। इसके बाद 1555 में सिकंदर 1555 में सरहिंद के युद्ध में, सरहिंद सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर, ये सूर्यवंश का ही था, ठीक है, लेकिन शेरशाह का तब तक क्या होता रहा, कलिंगर के लड़ाई में क्या होता वहां पर, जब वो किला फिर वो क्या फेंका जाता था, वो गोले फेंके जाते थे, तो क्या हुआ उसी में उनका क्या था, मृत्यु हो जाती है। तब तक वो 1545 तक उनका देहांत हो चुका होता है। तो ये उनका क्या होता है, सक्सेसर होते हैं सिकंदर सूर। तो इन्हीं को हराकर फिर हमारी क्या करते हैं, वहां पर अपने आपको स्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं। तो सिकंदर सूर को हराकर हुमायूं फिर से दिल्ली की सत्ता पर बैठते हैं। इसके बाद ये सीढ़ियों से उतरते समय इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर अकबर का शासन शुरू होता है, क्लियर है। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद अकबर बैरम खां के संरक्षण में, उनकी मृत्यु के बाद अकबर बैरम खां के संरक्षण में बादशाह बने। पानीपत के द्वितीय युद्ध कब होता है, हाँ जी 1700, अकबर तब तक उनका देहांत हो जाता है, कहाँ पर, हाँ द्वितीय 1556 में, ठीक है, ध्यान रखना आपको। और तीसरा कब होता है, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। 3 लड़ाइयां थी, कौन कौन सी, पहला पानीपत का 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761, ठीक है, ये हो गया। और कराइन की 2 लड़ाई लड़ी गई थी, 1100 वाले में 1191 वाला, ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, क्लियर। चलिए पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर हेमू पर विजय प्राप्त कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अकबर ने 1559 में जौनपुर
और 1569 में कलिंजर के दुर्ग पर विजय प्राप्त की। ये दुर्ग पर विजय प्राप्त की। पंद्रह सौ पचहत्तर में संगम के सामरिक महत्व के कारण इलाहाबाद नाम से शहर बसाया। जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। पंद्रह सौ अड़सठ एवं उनहत्तर में फतेहपुर सिकरी सिकरी 1568-69 में फतेहपुर कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश में किस जगह है? बलिया के साइड में। फतेहपुर सिकरी कहाँ है? अरे वो आगरा के आसपास ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग लग रहा ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग। हाँ, मैप देखा करिए। ठीक है, फतेहपुर सिकरी नगर का निर्माण किया। इन्होंने 1575 में इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना में क्या होता था? यानी सभी धार्मिक लोग आते थे और वाद विवाद करते थे। ठीक है, ध्यान रखिए। एवं 1579 में महजरनामा की घोषणा की। महजरनामा की घोषणा की। पूछा जाता है ये इबादत खाना की स्थापना कब की, महजरनामा कब की? ठीक है, क्या महजरनामा? इसको देखना पड़ेगा मुझे, क्या होता है महजरनामा। एक मिनट। ये होता था इसमें। ठीक है, अगर कहीं भी इस्लामिक मतलब वाद विवाद होता था धार्मिक कारणों से, इसका मेन जो होता था निर्णय किसके अधिकार में था? वो अगर मतलब सम्राट के अधिकार में होता था। यानी इस पर और मतलब कोई भी इसका निर्णय, अंतिम निर्णय किसका होता था? सम्राट का होता था। बस यही था उसका। ठीक है, एक कानूनी प्रक्रिया है ये।
ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर जहांगीर बीच में पोस्टर में सलीम लिख लीजिएगा। ठीक है। सलीम दिल्ली के गद्दी पे बैठते हैं। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगाई थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रथम विद्रोह खुसरो द्वारा किया गया। खुसरो इनके मृत्यु के बाद, जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने कट्टरपंथी नीतियों के प्रति अधिक झुकाव प्रदर्शित किया। शाहजहां ने कट्टरपंथी नीतियों के प्रति अधिक झुकाव किया। इसने धर्मांतरण कराने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। धर्मांतरण कराने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। उन्होंने नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी। उन्होंने ताजमहल की स्थापना की। किसकी याद में किया? हाँ जी, बेगम क्या नाम था? हाँ, मुगल काल में शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित। इसके पहले जितने भी मुगल काल के शासक थे, वो उनकी राजधानी क्या रहती थी? आगरा रहती थी। शाहजहां से क्या हुआ? दिल्ली हो गई। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। शाहजहां की मृत्यु के बाद
मृत्यु नहीं हुई थी उनकी, क्या हुआ था? हाँ, आप लोगों को पता, फिर भी आप लोग लिख रहे थे मृत्यु हो गई। इनके मतलब शाहजहां के पुत्रों के बीच क्या हुई? आपस में लड़ाई शुरू हो गई, किसके लिए? सत्ता को पाने के लिए, ठीक है। और लास्ट में अंत में किसकी जीत होती है? औरंगजेब की होती है। धर्मत की दिन हुई 1657-58 में, ठीक है, इसमें होती है। तो उसके बाद भी क्या करते हैं, शाहजहां को कैद कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके शासन रहते भी अपना ही चलते रहता है, ठीक है। लिखिए औरंगजेब, कैसे लिखिए? शाहजहां के पुत्रों में या शाहजहां के पुत्रों के बीच, शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब को विजय प्राप्त हुई। और शाहजहां को आगरा किले में कैद कर लिया गया। औरंगजेब पहला मुगल शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक किया। इसने सुलह कुल की नींव को त्याग कर, सुलह कुल किसने स्थापित किया था? हाँ, सुलह कुल की नींव को त्याग कर धार्मिक कट्टरता का पालन किया। इसने तीर्थ यात्रा कर पुण्य लगाया। और सती प्रथा पर रोक लगा दी, सती प्रथा पर रोक लगा दी। इसने मुगल दरबार में होली, दिवाली, मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी इन कट्टर नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ। जिससे आगे चलकर मुगल साम्राज्य बिखर गया। और मार्च 1707 में इनका मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, 1707 के बाद कौन आता है? बहादुर शाह फर्स्ट, जानते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट आते हैं। इसके बाद आपके जहांदार शाह आते हैं, तो इसके बाद आपके फर्रुखसियार आते हैं। फिर इसके बाद कौन आता है? फर्रुखसियार के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद रफीउद्दौला आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अहमद शाह, फिर आपके कौन आता है अहमद शाह के बाद? तो लास्ट में आते हैं
इसके बाद आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, अकबर द्वितीय, और लास्ट में आपके बहादुर शाह जफर आते हैं, ठीक है। इनका ये दौर चलता है, ये 11 दिन तक नहीं रहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सालों में इनका शासन चलता रहता है। और बाद में फिर 1757 की क्या होती है, प्लासी का युद्ध होता है, उसमें आप तीनों थे। उसके बाद फिर आपका बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, जिसमें अंग्रेजों की क्या होती है, जो राष्ट्रीय रूप से भारत में स्थापित हो जाती है, और वहां से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है, वहीं चलती है, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ से, यहाँ से मुगल साम्राज्य लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, बस ब्रिटिश साम्राज्य थोड़ा सा कंप्लीट कर, 1857 क्रांति देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर देखेंगे, प्राचीन नगर देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे वास्तुकला देखेंगे, स्थापत्य कला देखेंगे। वास्तुकला और स्थापत्य कला में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, इधर से कोई बताया मुझे। हाँ, मूर्तिकला वास्तुकला में पूछ रहे हैं। जैसे हमने कहा ना, एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी होती है ना। हम किसी घर का अगर नक्शा बनाते हैं तो पहले इसको क्या करते हैं, डिजाइन क्लियर करते हैं, चीजों को करते हैं, तो वो वास्तुकला के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हम उसको, जिसमें मिस्त्री बनाता है, बिल्डिंग खड़ा करते हैं, तो वो क्या होता है, स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्लियर है? जैसे मैंने बताया था सभ्यता और संस्कृत में क्या डिफरेंस है, तो कुछ कुछ छोटे छोटे जैसे शब्द होते हैं, उनके डिफरेंस होते हैं, तो उनको ध्यान रखा करिए ताकि आपको उसको आगे लिख सकें, ठीक है। क्लियर है? क्या ब्रेक लेना अभी? ठीक है, ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा लोग बोर भी हो गए होंगे। और